Hello students, subscribe the Fundamental Pharmacy and press the bell icon for more videos. Hello students, join our online course for GPAT Niper Drug Inspector to get assured amazing rank. Hello my dear students, welcome back to the Fundamental Pharmacy. If you are preparing for GPAT, Niper, Drug Inspector, Government Pharmacist, then this video is going to be very important, knowledge oriented and useful for your preparation. So it's my request to you, please watch this video until end. My dear students, in this video we are going to see classification number 8, that is drugs used in the treatment of bronchial asthma. It is very important. They have already asked questions a lot of times on this part, classification of drugs used in the bronchial asthma. Again, I would like to request you, please watch this video until end. My dear students, first of all you should know what is meant by asthma. So what is asthma? It is a kind of respiratory disorder. So it is a disease of your respiratory tract. आपको जो respiratory tract होता है उसका disease है. So asthma is due to variety of reason and there is a narrowing of your bronchial airway. So suppose this is your normal bronchial, ये आपका normal bronchia है, तो इसमें देखो airway जो बीच में का जो हिस्सा है that is a big airway. So in the normal bronchia you have bigger airway and air can easily pass in your lungs. But in case of asthmatic bronchial, so you can see there is a decrease in the airway. So in the asthma there is a decrease in the airway, there is a narrowing of your bronchi due to variety of reasons. So there are different reasons for this asthma. First, one of the most important reason is nothing but the allergy. So if you are allergic to something, जैसे होता है कि अगर आप बगीचे में जाते हो जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो वहाँ के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसका एलर्जी अगर है आपको, तो वो पोलन ग्रेन्स जब आपके ब्रीथ में जाएंगे तो आपको अस्थमैटिक अटैक आएगा. अस्थमा इज आल्सो ड्यू टू द एक्सट्रीम सेंस ऑफ इमोशन. अगर कोई बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया तो उसको अस्थमैटिक अटैक आ सकता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, मतलब होता है ना कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया और मर गया, तो उसके बाद में जो इमोशनल फीलिंग आता है आप में, उसकी वजह से भी आपको एक अस्थमैटिक अटैक आ सकता है. सो एक्सट्रीम इमोशनल स्टेटस, देन एलर्जिक कंडीशंस, देन अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो आप, स्ट्रेनस एक्सरसाइज, तो उसमें भी आपका ब्रोंकियल एयरवे नैरो हो सकता है. सो वन ऑफ द रीजन, ठीक है, स्ट्रेनस एक्सरसाइज, देन एलर्जिक रिएक्शंस, देन योर इमोशनल स्टेटस, कोल्ड कंडीशन. तो अगर बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशन में हुआ तो उसमें भी आपका ब्रोंकियल अटैक आ सकता है, ब्रोंकियल अस्थमैटिक अटैक आ सकता है. सो देयर आर डिफरेंट रीजन. ये एक आपका हेरिडिटरी भी हो सकता है, ये कंजेनाइटल भी हो सकता है, हेरिडिटरी भी हो कि बचपन से भी हो सकता है या फिर जेनेटिक भी हो सकता है. सो अस्थमा इज ड्यू टू डिफरेंट रीजंस. बट व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा? सो सिम्टम्स ऑफ अस्थमा ड्यू टू नैरोइंग ऑफ योर ब्रोंक्यूल. सो व्हाट हैपेंस? व्हीजिंग मतलब जब आप सांस लेते हो तो आपका एक स्पेसिफिक आवाज आता है. सो व्हीजिंग, टाइटनेस इन द चेस्ट, आपके चेस्ट में क्या होगा? भारी लगेगा, टाइटनेस इन द चेस्ट. कफिंग स्पेशली एट नाइट, इवनिंग में या फिर नाइट के टाइम पे आपको ज्यादा कफिंग होगा. शॉर्ट, क्विक और नॉइजी ब्रीदिंग, एक जो ब्रीथ है आपका ये कम शॉर्ट होगा, क्विक ब्रीथ होगा, लेकिन वो नॉइजी होगा, मतलब आवाज आएगा. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ योर अस्थमा. Reasons for asthma, there are different reasons. One of the reason is nothing but the allergy. मैंने बोला कि अगर आप बगीचे में जाते हो, वहाँ पे पोलन ग्रेन का अगर आपको एलर्जी, जब आप फर्स्ट टाइम एक्सपोज होंगे उस पोलन ग्रेन को, उस टाइम पे आपको अटैक नहीं आएगा. उस टाइम पे वो पोलन ग्रेन आएगा, आपके बॉडी में जाएगा, उसके अगेंस्ट में पोलन ग्रेन एज ए एंटीजन ट्रीट करेगी आपकी बॉडी, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगी. और जब नेक्स्ट टाइम आप जाओगे बगीचे में, तो जब पोलन ग्रेन फिर से बॉडी में आएगा तो वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बॉडी में होते हैं. तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा whenever there is a triggering factor of antigen. So antigen antibody reaction will be there, and this antigen antibody complex mostly immunoglobulin E mediated, and they will degenerate the mast cell. वो क्या करेंगे? जो बॉडी के मास्ट सेल होते हैं जिसमें आपके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं स्टोर, उसको ब्रेक डाउन करेंगे. सो देयर इज अ डीजनरेशन ऑफ मास्ट सेल एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स. सो इमीडिएट फेज में क्या होता है कि जो मास्ट सेल है उसका डीग्रैनुलेशन होता है. ये देखो, ये मास्ट सेल है आपका, इसमें ग्रैनुल्स है. ये ग्रैनुल्स में क्या होता है? बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे हिस्टामाइन हो गया, ब्रैडिकाइनिन हो गया, हिस्टामाइन, ब्रैडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन्स वगैरह.
साइटोकाइनेज। तो ये डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल होगा। सो डीग्रेनुलेशन एंड रिलीज ऑफ इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स। अब ये हिस्टामाइन, ब्रैडिकाइनिन, हिस्टामाइन, ब्रैडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन्स ये क्या करेंगे, आपका जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन करेंगे एंड दे कॉज ब्रोंकोस्पाज्म। ये अस्थमा। अगेन एट द लेट फेज में क्या होता है कि अगेन रिलीज ऑफ कीमोटैक्सिन एंड साइटोकाइनिन्स which will cause airway inflammation. This is how your, so again you can summarize over here. जो एंटीजन होता है, जो एंटीजन जब जिसके भी आपको एलर्जी, किसी को डस्ट की एलर्जी होती है, किसी को पोलन ग्रेन की एलर्जी होती है, या फिर किसी को प्लास्टिक की एलर्जी होती है, तो वैसे प्लास्टिक की एलर्जी होना अच्छी बात है क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। जैसे आपका एंटीजन जो भी होगा, so antigen will come in your body, it will react with the antibody, and antigen antibody complex, that is a antigen immunoglobulin E complex, will degenerate the mast cell. So there is a mast cell degranulation. So mast cell से degranulation होगा, वहाँ पे inflammatory mediators रिलीज हो जाएंगे, जैसे ल्यूकोट्राइन्स। ये ल्यूकोट्राइन्स, वो ल्यूकोट्राइन क्या करेंगे, उसके रिसेप्टर के ऊपर एक्ट होंगे। इट विल बाइंड टू सिस-एल-टी रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होके क्या करेंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेंगे। दे विल कॉज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड विल कॉज अस्थमा। ये तो हो गए नॉर्मल प्रोसेस। भी देखो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जब बनता है, बॉडी कॉम्प्लेक्स जब बनता है एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन ई, सो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा बहुत खराब होता है, तो इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को ही बनने नहीं देगा। कौन? एक ड्रग है ओमालिजुमैब। ओमालिजुमैब इज द ड्रग नोन एज एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी। ये ओमालिजुमैब क्या है? एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी है। ठीक है, यहाँ पे आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। अगर यहाँ पे ब्लॉक नहीं कर सकते, अगर बन गया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, वो क्या करेगा, मास्ट सेल को डीग्रेनुलेशन करेगा। सो देयर आर सर्टेन ड्रग्स नोन एज अ मास्ट सेल स्टेबलाइजर। फॉर एग्जांपल क्रोमोगाइलेट, नोडोप्रोमिल एंड कीटोटिफेन। क्रोमोगाइलेट, नोडोप्रोमिल एंड कीटोटिफेन, दे आर नोन एज अ मास्ट सेल स्टेबलाइजर। ये इनको क्या बोलेंगे, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है, ओमालिजुमैब के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। अगर यहाँ पे आप नहीं रोक सके उसे, तो वो क्या होगा, यहाँ से रिलीज हो जाएंगे इंफ्लेमेटरी केमिकल्स, ल्यूकोट्राइन्स। ठीक है, तो ल्यूकोट्राइन्स रिलीज हो जाएंगे, तो इसको भी आप ब्लॉक कर सकते हो बाय यूजिंग ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिटर। जैसे आपका एक ड्रग होता है ज़िलुटोन, ये ऑलरेडी आपने देखा है, ज़िलुटोन इज अ बायोलिपोक्सिजिनेज इनहिबिटर। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी होते हैं, जैसे आपको बीटामेथाजोन, हाइड्रोकोर्टिजोन, बीटामेथाजोन, डेक्सामेथाजोन, ट्राइमसिनोलोन हो गए, हाइड्रोकोर्टिजोन, ये जो भी ड्रग होते हैं वो भी ल्यूकोट्राइन का सिंथेसिस नहीं होने देंगे। अगर बाय चांस हो ही गया, आप यहाँ पे फेल हो गए, तो बाद में आएगा leukotrienes released, they will bind to cis-ELT receptor. You can block this receptor by using leukotriene receptor antagonist. There are two drugs, Japelucast and Montelukast. दोनों के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। Montelukast, Japelucast, they are known as a leukotriene receptor antagonist. Then अगर यहाँ पे अगर फेल हो गए, तो फाइनली क्या होगा, ये ल्यूकोट्राइन्स क्या करेंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेंगे। तो आप क्या करो, ब्रोंको डायलेशन करो। सो ब्रोंको डायलेटर्स, ओके। So all bronchodilators, they are a beta 2 agonist or they are muscarinic antagonist. Salbutamol, ipratropium bromide, theophylline and all that. We'll see the classification in the detail in next slide. Drugs used in the bronchial asthma. So the drugs used in the bronchial asthma, they are classified into major 5 classes. First class is nothing but the bronchodilators. Second class is nothing but the leukotriene antagonist. Third class is nothing but the mast cell stabilizer. Fourth class is nothing but the corticosteroids and fifth class is nothing but the anti-immunoglobulin E antibody. तो पहला क्लास होता है ब्रोंकोडायलेटर्स। उसमें ब्रोंकोडायलेटर्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो उसमें भी 3 टाइप होता है। ब्रोंकोडायलेटर के भी 3 टाइप होते हैं कि आप जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल में एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है आपका बीटा 2। सो बीटा 2 रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द Beta 2 receptor is present in the bronchial smooth muscle which causes bronchial relaxation. Beta 2 stimulants. So beta 2 sympathomimetics or beta 2 agonist or beta 2 stimulants. So in that you have terol mol. जो टेरोल उसका जो लाइन है, टेरोल का लाइन, उसके ऊपर एक वहाँ पे एक मॉल है। ये इसका ये शॉर्ट ट्रिक है, टेरोल लाइन मॉल। टेरोल जो लाइन है वहाँ पे एक मॉल है, वहाँ पे आप शॉपिंग करने जा रहे हो, तो टेरोल लाइन मॉल। टेरोल लाइन मॉल क्या है, देखो फॉर्मोटेरोल, साल्मेट्रोल, पाम्बुटेरोल। तो टेरोल, पाम्बुटेरोल, साल्मेट्रोल,
then formoterol. These are the terol. ठीक है, terol अभी लाइन क्या है, टर्बुटालिन, टर्बुटालाइन. सो terol लाइन में क्या है, मॉल है. कौन सा मॉल, सल्ब्यूटामॉल. सो सल्ब्यूटामॉल है. terol लाइन में क्या है, मॉल है. ऑल दिस आर द बीटा 2 एगोनिस्ट, बीटा 2 स्टिमुलेंट, बीटा 2 सिम्पथोमाइमेटिक्स. ठीक है, ब्रोंकोडायलेट. ब्रोंकोडायलेट में सेकंड क्लास आता है आपको मिथाइल ज़ैंथिन्स. तो ज़ैंथिन्स में आएगा फाइलिन. ज़ैंथिन्स में क्या आएगा, फाइलिन. सब कुछ फाइलिन है उसमें. थियोफाइलिन, अमोनोफाइलिन, कोलिन थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सीमिथाइल थियोफाइलिनेट, डॉक्सीफाइलिन. देखो इसमें सब में फाइलिन टर्म आएगा. सो ज़ैंथिन डेरिवेटिव जो है सब इसमें जो अस्थमा में यूज करते हैं उसमें फाइलिन आएगा. थियोफाइलिन, अमोनोफाइलिन, देन कोलिन थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सीइथाइल थियोफाइलिन एंड डॉक्सीफाइलिन. तो इसमें फाइलिन्स जो है वो मिथाइल ज़ैंथिन. अभी ब्रोंकोडायलेट में थर्ड क्लास आता है आपका एंटीकोलिनर्जिक. तो एंटीकोलिनर्जिक मतलब एंटी मस्कर्निक. तो जो भी एट्रोपिन के सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स है, ये ड्रग है, जैसे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, यूट्रोपियम ब्रोमाइड, ये सब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है. तो ब्रोंकोडायलेटर में तीन क्लास आता है आपका, बीटा 2 एगोनिस्ट, मिथाइल ज़ैंथिन्स एंड एंटीकोलिनर्जिक और एंटी मस्कर्निक. नाउ सेकंड क्लास आता है आपका ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट. जो ल्यूकोट्राइन रिलीज हो रहा है उसको ही ब्लॉक करो, उसके रिसेप्टर ब्लॉक करो. सो इसमें आता है मोंटेलुकास्ट एंड ज़ेफिरलुकास्ट. मोंटेलुकास्ट एंड ज़ेफिरलुकास्ट दोनों के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, सबके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं. देन थर्ड क्लास आता है आपका मास्ट सेल स्टेबलाइज. जो मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन होता है, मास्ट सेल को स्टेबलाइज करो, डीग्रेनुलेशन मत ही होने दो. तो उसमें आता है आपका सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट. देन कीटोटेपेन, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट. इट इज अ मास्ट सेल स्टेबलाइजर. जीपैट में क्वेश्चन आ चुके हैं. कीटोटेपेन एंड सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, दैट इज अ मास्ट सेल स्टेबलाइजर. नाउ थर्ड कैटेगरी, जो फोर्थ कैटेगरी होता है ड्रग यूज अस्थमा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये सब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ योर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. तो उसमें भी दो क्लास आता है, दोज व्हिच आर यूज्ड सिस्टेमिकली. इनको टैबलेट या इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं सिस्टेमिकली. एंड दूसरा होता है इनहेलेशन से देने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. तो पहले सिस्टेमिक कौन से हो गए, देखो जो पुराने वाले जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, बीटामिथाजोन, डेक्सामिथाजोन, वो सब जो है वो क्या किस में रहेंगे, सिस्टेमिक में रहेंगे. देखो इनहेलेशन में कौन से है, देखो बेक्लोमिथाजोन डाइप्रोपियोनेट, ब्यूडेसोनाइड, बेक्लोमिथाजोन डाइप्रोपियोनेट, ब्यूडेसोनाइड, ठीक है, सोन प्रोपियोनेट, निसोलाइड, ओके. देन सिक्लेनोसाइड, जो साइड से एंड सोन से डाइप्रोपियोनेट, ओके, डाइप्रोपियोनेट वाले एंड सोलाइड एंड सोनाइड, सॉलिड एंड सोलाइड एंड सोनाइड एंड प्रोपियोनेट, सॉलिड सोनाइड प्रोपियोनेट, ये इनहेलेशन वाले. लास्ट क्लास आता है आपका एंटी इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी. ये क्या करेगा, ये एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो ही बनने नहीं देगा. तो ड्रग इज नथिंग बट द ओमालिजुमैब. ओमालिजुमैब, ओके. ये ड्रग क्या है, एंटी एंटीबॉडी ई एंटीबॉडी, एंटी इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी, ओमालिजुमैब. So these are the drugs used in the bronchial asthma. So these are the drugs used in the bronchial asthma. Now drug of choice in the asthma. So condition, drug of choice, condition and drug of choice. So in case of bronchial asthma, so in case of acute attack, in case of acute attack in pregnancy also, in case of acute bronchial attack, bronchial asthmatic attack, in case of acute bronchial asthmatic attack in the pregnancy, in case of exercise induced acute attack, so drug of choice is the salbutamol. देखो सल्ब्यूटामॉल ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा. एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा में सल्ब्यूटामॉल ड्रग ऑफ चॉइस है. क्यों, कौन से में एक्यूट अटैक आ गया, अगर एक्यूट अटैक प्रेगनेंसी में आ गया तो भी सल्ब्यूटामॉल ड्रग ऑफ चॉइस है. एक्यूट अटैक अगर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा का एक्यूट अटैक, सल्ब्यूटामॉल ड्रग ऑफ चॉइस. इफ एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा इज देयर ड्यूरिंग द लेबर, जब डिलीवरी हो रहा है उसमें अगर उसमें भी अगर अटैक आ गया अस्थमा का, उसमें आप सल्ब्यूटामॉल यूज नहीं कर सकते. क्यों कि जो यूट्रस होता है उसके ऊपर भी बीटा 2 रिसेप्टर होता है. अगर सल्ब्यूटामॉल देंगे तो वो यूट्रस क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा और ये क्या करेगा, डिलीवरी को डिले करेगा, लेबर इंडक्शन, लेबर को डिले करेगा. सो दैट्स व्हाई इन एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा ड्यूरिंग लेबर इपराट्रोपियम इज यूज्ड. इन एक्यूट अटैक इन द पेशेंट विद बीटा ब्लॉकर अगेन इपराट्रोपियम. फॉर द प्रोफिलैक्सिस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज्ड. प्रोफिलैक्सिस मतलब क्या होता है, प्रोफिलैक्सिस मतलब प्रिवेंशन. सो फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज्ड. एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा आल्सो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड. देन एक्यूट अटैक सल्ब्यूटामॉल. देन प्रोफिलैक्सिस के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं. यू कैन ऑर्डर दिस मैजिक बुलेट फॉर जेपैट, नाइपर, डीआई फार्मासिस्ट
Exam preparation, read 2-3 times before the exam and 100% you can qualify with a very good rank in a short period. As you can see, we have very much promising result. Thousands of students they have placed in the NIPER. You can also join our GPAT NIPER 2024-25 online course. Here live lectures are there, recorded lectures, study material, online test series. Everything is there in 8,000. Hello students, order the magic bullet for GPAT NIPER Drug Inspector. Read twice and qualify 100%.